बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस आज हम जो लास्ट हमने जो टॉपिक किया था कल की क्लास में, जो हमारी क्लास हुई थी कल, उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को हम डिस्कस कर रहे थे और उसी में हमारी जो है मीटिंग एंड हो गई थी। आज क्लास को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस से। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिखाया था, इस टॉपिक को हम कल दोबारा से डिस्कस करेंगे स्टार्ट से। ठीक है, तो इसके अलावा फिर हम आज जो डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, इसमें डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, और इसके अलावा चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के डिफरेंस को देखेंगे और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को सिर्फ डिस्कस करेंगे। अभी इसकी स्लाइड हमने अभी नहीं बनाई, सही, वो मैं अजम्पशंस को मैं साथ साथ वर्बली आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस कल हमने स्टार्ट किया था। हमने कहा था ओरिजिन माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो मीन्स लार्ज। इसी से हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे होते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं, सही। और माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे यहाँ पर वर्ड की जो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। इसको हम प्राइस थ्योरी कहते हैं। और जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सही। अच्छा, प्राइस थ्योरी इसको इसलिए कहते हैं कि दरअसल हम इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की क्या कर रहे होते हैं, प्राइस को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं, सही। और इसके अलावा जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम जब हम थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब मेजर नाम इसका इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पर हम नेशनल इनकम की बात कर रहे होते हैं और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे होते हैं इन अ कंट्री, ठीक है। अच्छा, स्टडी मैटर्स के बेसिस पर अगर देखें, जो पॉइंट हमारे पास डिफरेंस में आता है उसमें, इट स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल इकोनॉमिक रिलेशन। जैसे हाउस होल्ड्स, फर्म्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के किस तरीके से बिहेव करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है प्राइस के चेंज को, और इसी तरीके से कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पर होल इकोनॉमी को क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितनी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल्स के पास जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो फुली क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, सही, और सही तरीके से एलोकेट हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंशन विद प्रोडक्टिव कैपेसिटी। मतलब जितनी एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज विद इन अ कंट्री हमारे पास मौजूद है, ठीक है, वो फुली क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, सही। और उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाए, एक्सपेंड करें। इसके अलावा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स मेक देयर डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल्स। जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो अपने रिजल्ट्स जो डिस्कस करता है, वो अपने पास जो अपना जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो भी बिहेव करेगा, वो विद इन अपने बजट के अंदर रहते हुए क्या कर रहा होगा, अपने जो कंजम्पशन है या प्रोडक्शन है उसको मेजर कर रहा होगा। इसके अलावा जब हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर जब वो कंट्री का बजट पेश होता है तो उसमें होता क्या है कि पहले एक्सपेंडिचर डिफाइन होते हैं, उसके बाद डिफाइन किया जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट करनी है इस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, सही। इसी तरीके से हमारे पास मेथड्स जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं, तो पार्शियल मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स जो भी मैं आपको वर्बली बहुत क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है, ये हम आगे बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, सही। ये हमारा स्टार्टिंग है तो हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम हमारा एक पेपर का एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इनिशियल हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक आता है उसमें अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बताइए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको भी डिस्कस करें। अच्छा, पार्शियल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम और यहाँ पर जर्नल इक्विलिब्रियम की बात हो रही होती है, ठीक है, एक ये डिफरेंस है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे, कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा ये टॉपिक है जिसमें हम डिमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर की तरफ से जो है वो डिमांड होती है और सप्लायर की तरफ से सप्लाई होती है, सही। जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई करता है। अच्छा, डिमांड को हम वैसे तो हम अपनी कॉमन लाइफ में बहुत मतलब डिमांड का वर्ड सुना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं
तो हम कहते हैं कि भाई डिमांड इज इन इकोनॉमिक्स इज द कंज्यूमर डिजायर, ठीक, कंज्यूमर की ख्वाहिश यानी वांट क्या है, और उसकी एबिलिटी और परचेज, इन दो चीज़ों को देखा जाएगा तब जाके उसकी डिमांड क्या होगी, काउंट होगी। सही। अब जैसे डिजायर तो हर किसी की होती है कि उसके पास जो है डबल गिविंग कार्ड ही हो, ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि उसकी डिमांड है लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं होती, जैसे हर किसी की परचेजिंग पावर नहीं होती, तो इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड कंसिडर नहीं किया जाएगा। सही। अच्छा, इसी तरीके से जिसके पास फॉर एग्जांपल किसी के पास परचेजिंग पावर है लेकिन वो जो है क्या बोलते हैं कर्टस नहीं ले रहा, सही, परचेजिंग पावर उसकी है, मतलब टोयोटा खरीदने की जो उसकी परचेजिंग पावर, लेकिन कर्टस खरीदने की उसकी डिजायर नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कर्टस की उसके नजदीक क्या मतलब डिमांड नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर तो है, डिजायर नहीं है। तो डिमांड उस वक्त डिमांड कहलाएगी जब ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हो, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या हो रही हो, पूरी हो रही हो। फर्स्ट थिंग इज डिजायर यानी वांट, और उसके बाद एबिलिटी टू परचेज, ठीक है, पावर टू परचेज, आपके पास उस चीज को परचेज करने की सलाहियत भी होनी चाहिए, मतलब परचेजिंग पावर भी आपकी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर मीट करेंगी तो हम कहेंगे वहाँ पर डिमांड इस चीज की इस सोसाइटी में मौजूद है। सही। अच्छा, आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ, ठीक है, एक जर्नल लॉ है हमारे पास, ये हमने इंटर की इकोनॉमिक्स में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, इसको यहाँ भी देख रहे हैं। अच्छा, इसमें हम कहते हैं भाई अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, ये लॉ ऑफ डिमांड की तरफ से स्टेटमेंट है। सही। हम कह रहे हैं एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, जब भी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड की या किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड जो है उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम इसकी एज द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, जब प्राइस डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आसान लफ्जों में किसी भी चीज़ की जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो हम उसकी डिमांड क्या करेंगे, हम उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ने से पहले अगर हम फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो कि 20 रुपीज़ में उसके 2 यूनिट्स आते थे, ठीक है, अब सेम चीज़ जो है 40 रुपीज़ की हो गई है, तो अब लालची बात है बंदा, जब प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी जो है वो कम परचेज करेगा, पहले 2 खरीदता था अब 1 खरीदेगा, तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सही। तो इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस लॉ को जब हम शेड्यूल और ग्राफ पे शो करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे, आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है शेड्यूल और डायग्राम में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब एक हमने एग्जांपल लिए, यहाँ पर हम कह रहे हैं एन एग्जांपल फ्रॉम द मार्केट ऑफ गसलिन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल और द ग्राफ। थी अब हम टेबल और ग्राफ की मदद से लॉ ऑफ डिमांड को क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक हमने टेबल यहाँ पर फॉर्म करा है। सही। इस टेबल में हमने इस टेबल में हम जो है क्या बोलते हैं, प्राइस एक एंड पर हमने प्राइस रखी हुई और दूसरे एंड पर हमने क्वांटिटी डिमांड को रखा हुआ है। सही। अच्छा, यहाँ पर प्राइस हमारे पास डॉलर्स में दी हुई है, लेकिन $1, $1.2, $1.40 इस तरीके से हमारे पास प्राइस है। ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास ये क्वांटिटी हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पर, इसकी मतलब जब प्राइस $1 है तो पर गैलन है, ठीक है, प्राइस $1 पर गैलन है, तो यहाँ पर 800 क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस यहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सही। अच्छा, अब सेम चीज़ को जब हम ग्राफ पर बताएंगे, डायग्राम बना के दिखाएंगे, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी इसकी। ठीक है। यहाँ पर हमने y एक्सिस पे प्राइस को रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। सही। जिस वक्त प्राइस हमारे पास $1 थी वहाँ पर हम 800 क्वांटिटी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। सही। प्राइस 1.20 हो गई। सही। उसके बाद हमने कितना क्वांटिटी डिमांड करा, 700 क्वांटिटी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। सही। इसी तरीके से ये हम देख रहे हैं जो डिमांड कर रहे हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। सही। नेगेटिव स्लोपिंग बन रहा है, जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है। सही। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है क्या बोलते हैं
क्वांटिटी डिमांड की आप लोगों को ग्राफ में समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपको ग्राफ और शेड्यूल बनाना आना चाहिए। जरूरी नहीं आपने वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप जो है ये सेम वैल्यूज ही यूज करें। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही, आपको मालूम होना चाहिए जैसे जैसे प्राइस की वैल्यूज को आप इंक्रीज करोगे, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये आप टेबल में वैल्यूज खुद भी असाइन कर सकते हो। सही, और आपको इस जो भी टेबल बनाओगे या जो भी ग्राफ आप बना रहे होगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दे रहे होगे। सही है। अच्छा, ये आप लोगों को क्लियर है, ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसमें। ये दरअसल ये सारा वही टॉपिक है जो हमने इंटर कॉमर्स में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, और बीकॉम में भी इसके क्वेश्चन आ रहे होते। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बीकॉम में अक्सर हमारे पास आ जाता है, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये टॉपिक भी हमने इंटर लेवल में पढ़ा है। सही, जब हमने डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सही, जब हम चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइस को कांस्टेंट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं प्राइस को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें। सही, और क्या बोलते हैं, डिमांड में चेंज हम दिखा रहे हैं किसी और फैक्टर की वजह से। मतलब प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा, किसी और फैक्टर की वजह से क्या आ रहा है, प्राइस आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब वो कोई और फैक्टर की बात क्या होगी, मतलब इनकम चेंज हो गई कंज्यूमर की, या प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड है वो चेंज हो गई। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास जो डिमांड क्या कर रही है, चेंज करिए। फॉर एग्जांपल एक शख्स पहले उसकी इनकम जो है वो 40,000 थी। सही, अब वो जो है क्या बोलते हैं, वही सैलरी उस शख्स की अगर 1 लाख पे चली जाती है, तो अब क्या होगा कि जो चीज़ें वो पहले नहीं परचेस करता था, अब वो चीज़ें क्या करेगा, परचेस करना शुरू करेगा। तो इससे होगा क्या, जो चीज़ें वो परचेस करेगा तो उसकी डिमांड, उन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उन चीज़ों की प्राइस में तो कमी नहीं आई, लेकिन इस शख्स की इनकम में क्या होगी, इस इंडिविजुअल की इनकम चेंज हुई है। इनकम चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर डिमांड में चेंज आ रहा है किसी और फैक्टर की वजह से, प्राइस को छोड़ दें, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी डिमांड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, चेंज इन डिमांड कहलाएगा। इसको हम राइज और फॉल और या इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। इसी तरीके से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सेम हमारे पास जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है और उसकी बात करता है। कहता है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, मतलब अदर थिंग रिमेनिंग द सेम जो हमारे पास स्टेटमेंट में ये बात आई थी, इस बात का मतलब ये होता है कि तमाम, मतलब हम ऐसी आइसोलेटेड मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर सिर्फ प्राइस और डिमांड क्या कर रहे हैं, प्रिवेल कर रहे हैं। मतलब प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस और डिमांड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सही, मतलब उसमें इनकम चेंज नहीं हो रही, और उसमें प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड है वो चेंज नहीं हो रही। सही, सिर्फ प्राइस के चेंज की वजह से अगर डिमांड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसका मतलब ये कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सही। अच्छा, कह रहे हैं द मेन कॉजेज आर, सही, मतलब जो चेंज इन डिमांड है वो किस वजह से आता है, कंज्यूमर की इनकम की वजह से आता है। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस की वजह से आता है, या फिर चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंसेस। सही, या फिर आपका टेस्ट चेंज हो गया, पहले आपको मतलब पेप्सी और अगर कोक के एग्जांपल है तो दोनों की प्राइस तकरीबन सेम ही। पहले आपको पेप्सी जो है मतलब अच्छी लगती थी, अब आपको कोक अच्छी लगती है, या पहले स्प्राइट थी और अब 7 अप अच्छी लगती है। इस तरह का मतलब दोनों की सेम प्राइस है, लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन आपका टेस्ट चेंज हो गया, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, तो अब आप क्या करो, डिमांड क्या करो, चेंज करो। आप पहले आप पेप्सी कम पीते थे, सही है, अब आपने पेप्सी ज़्यादा पीना कर शुरू कर दी। सही, फिर प्राइस तो उसकी वही है। तो ये क्या हो गया, डिमांड में चेंज तो आया लेकिन इसमें रीज़न प्राइस नहीं है, आपका टेस्ट है। सही, इसी तरीके से यहाँ पर जो चेंज आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, ये टोटली चेंज आएगा किसकी वजह से, प्राइस इन चेंज इन प्राइस की वजह से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखें जो डिमांड कर्व बनता है उसमें शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है, मतलब एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व पर क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। और यहाँ पर हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रही होती है, एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व पे जा रहे होते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पर प्राइस को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, 222। प्राइस क्या है, सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या कर रही, वेरी कर रही है, 10 20 30। सही, इसी तरीके से यहाँ देखें प्राइस भी वेरी कर रही है, उसके साथ साथ डिमांड भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। जब इस टेबल को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, प्राइस कांस्टेंट है, ये प्राइस लाइन आ गई। ठीक है, धीरे धीरे 10 20 30 ये क्या है हमारे पास, ये क्वांटिटी डिमांड है।
तो हम देखें एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहलाता है। यहाँ हम देखें एक ही डिमांड कर्व पे मौजूद है, तो ये कहलाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सही। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे यही पूछा जाता है कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है। अगर इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जब हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं, यानी लॉ ऑफ डिमांड वाली बात हो रही है। फिर अगर बात होती है राइज और फॉल इन डिमांड, ठीक है, ये इंक्रीज और फॉल इन डिमांड की बात होगी, तो वो चेंज इन डिमांड की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो वर्डिंग है, जो टर्म्स हैं, ये आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। राइज और फॉल में और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। जब हम, मैं दोबारा से बताता हूँ, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे होते हैं, यानी लॉ ऑफ डिमांड की ही बात कर रहे होते हैं। इसके अगेंस्ट जब हम बात करते हैं राइज और फॉल की या चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसी अदर फैक्टर की वजह से क्या कर रहा होगा हमारे पास, क्या कर रही होगी डिमांड, क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। सही। अच्छा, यहाँ तक आज के टॉपिक में कोई बात आप लोगों को पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। सही। और इसके अलावा क्या बोलते हैं आप लोग, हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर टॉपिक्स हैं, अगर ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, और इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और मार्केट स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व। ये 3-4 टॉपिक हैं, अगर हम इनको डिटेल से कर लेते हैं तो हमारे सेक्शन बी से आराम से 2 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से अभी मैंने टॉपिक्स के नेम आपके सामने कॉल करे हैं, तकरीबन ये एक तरह से पूरा सिलेबस ही है, लेकिन ये कि इसको अगर हम पार्ट वाइज में डिवाइड करके करेंगे तो हमारे लिए इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। और याद रखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो शेड्यूल बनने हैं उसके साथ साथ उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स थ्योरी तो बहुत ज़्यादा लिख के आते हैं, ग्राफ्स वगैरह सही तरीके से बना के नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से बीकॉम में जो सबसे ज़्यादा पेपर होता है वो इकोनॉमिक्स का ही हमारे पास रोक रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करिए। सही। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो खास करके बहुत सारे ग्राफ बनेंगे भी हमारे, तो वो ग्राफ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोशिश करिएगा आप ग्राफ को पॉइंटर से बनाने की कोशिश करें। सही, मतलब पहले पेंसिल से बनाना है, उसके बाद जो है ब्लैक ब्लू कलर्स को यूज़ करते हुए, ब्लैक और ब्लू पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए ग्राफ को प्लॉट करें। सही। मतलब एक देख के कॉपी लगनी चाहिए, अच्छा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम हुआ है। सही। अच्छा, आप में से जिस किसी को भी वीडियो लेक्चर्स की जो प्रेजेंटेशन है वो चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर। सही, मैं उसको जिसको चाहिए होगी मुझे ईमेल अपने सेंड कर दो, सही, ताकि मैं ईमेल आपको, ये जो प्रेजेंटेशन है ये ईमेल आपको कर दूंगा। तो आप क्या करना है, इसको अपने पास नोट्स में हार्ड कॉपी में इसको कॉपी कर लेना है इस नोट्स को। सही, तो इस तरह आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे और आपको प्रिपरेशन करने के लिए बार बार मतलब सिस्टम पर या फिर मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास आराम से इसको नोट कर सकोगे। सही। अच्छा, तो आज इस वीक की हमारी आज लास्ट क्लास थी। अब मंडे को इंशाल्लाह जो है अकाउंटिंग की क्लास होगी, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर में इंशाल्लाह अभी अपलोड कर दूंगा चैनल पर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।